पेंशन स्कीम यानी एनपीएस, इसमें पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए लगातार बदलाव भी कर रही है ताकि इसकी पहुंच बढ़ सके। चिंता वाजिब है क्योंकि करीब 140 करोड़ की आबादी में अगर केवल 1 करोड़ 59 लाख लोगों के पास ही एनपीएस जैसी स्कीम है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तबका इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जबकि ये स्कीम उनके रिटायरमेंट में एक नियमित आय को सुनिश्चित भी करती है। तो कैसे ज्यादा लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं, इस चुनौती का सामना कैसे किया जाए, क्या किया जाए स्कीम में, और बतौर निवेश किसके लिए सही है एनपीएस, पेंशन फंड मैनेजर को आप कैसे चुने, इन सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं पीएफआरडीए रजिस्टर्ड रिटायरमेंट एडवाइजर नारायण कृष्णमूर्ति। मिस्टर कृष्णमूर्ति, स्वागत है आपका मनी 9 पर। सबसे पहले एनपीएस में जो आंकड़े नजर आ रहे हैं सब्सक्राइबर के, आप इसे देख करके क्या रीड करते हैं? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये स्कीम्स उतनी सफल नहीं हुई जिस विचार के साथ इसे शुरुआत किया गया था, और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है, क्या किए जाने की जरूरत है? थैंक यू प्रियंका। देखिए, ये स्कीम जब स्टार्ट किया था 2004 में, इसका स्टार्ट ही थोड़ा अबॉर्टेड सिस्टम से हुआ था क्योंकि इसके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मेंबर्स थे। तो एक यूनिक सेट जो मिल रहा था, गारंटीड सेट ऑफ सब्सक्राइबर्स मिल रहा था, वो इस दो सेक्टर से मिल रहा था, और ये 50% अभी भी ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं नंबर्स में एनपीएस के अंडर। तो अगर आप 1.6 करोड़ का नंबर देख रहे हैं कि इसमें सब्सक्राइबर्स हैं, तो आई थिंक ये काफी अच्छा ही नंबर है, कंसिडरिंग ये सिर्फ रिटायरमेंट और अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसमें मतलब पैसा जब मन करे निकाल नहीं सकते हैं, कोई और फ्लेक्सिबिलिटी इतना है नहीं। तो कंसिडरिंग ऑलमोस्ट 1.75 और 2 करोड़ के आसपास से ज्यादा इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स ही नहीं है, और उसमें अगर अबाउट 1.6 करोड़ एनपीएस सब्सक्राइबर्स हैं, तो नंबर्स इतने बुरे भी नहीं है जितना लगता है। 140 करोड़ आबादी के उसमें अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा अजीब सा नंबर लगता है, 1% के आसपास ही लगता है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इट्स अ फेयरली गुड नंबर। ठीक है, पर सेकंड इसमें पार्ट, और लोग शामिल हो सकते हैं, ये एक चुनौती नहीं है? आपको लगता है कि और लोगों को कैसे इसमें शामिल किया जाए? कि एनपीएस में हम देख रहे हैं वक्त वक्त पर बदलाव तो लाए गए हैं, इसके एग्जिट एज को लेकर के, साथ में आप कितना पैसा निकाल सकते हैं जब आप लमसम विड्रॉ करते हैं, जो हमने अपनी फोकस स्टोरी में भी बताया। तो क्या आपको लगता है कुछ और बदलाव करने की ज़रूरत है यहाँ पर मिस्टर कृष्णमूर्ति? देखिए, स्ट्रक्चरली तो इसका जो इनिशियल एनपीएस स्ट्रक्चर था और आज जो है, ऑलमोस्ट 20 साल होने को आ रहे हैं स्कीम को स्टार्ट करके, बहुत बहुत ही डिफरेंट है जो जैसे स्टार्ट किया था उससे वर्सेस अभी जो है। और ये इवोल्यूशन है, होता रहेगा, क्योंकि अभी तक काफी एनिमेटेंट्स इसमें आए नहीं है जिन्होंने मतलब एनपीएस एग्जिट करके पेंशन रिसीव कर रहे हैं, वो नंबर काफी कम है। तो जब वो स्टेज आएगा तो आपको एन्युइटी ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े बड़े हो जाएंगे। और अभी भी अगर आप देखें, ओवर 18 साल जो हो गए हैं स्कीम को स्टार्ट करके, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बढ़ गए हैं, पेंशन फंड मैनेजर्स बढ़ गए हैं, तो डेवलपमेंट तो इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है स्कीम में। एज फार एज और निवेशकों को इसमें लाने का जो प्रोसेस है वो यही है कि जैसे अटल पेंशन योजना जब स्टार्ट किया था, आई थिंक 2014, 15, 16 में किसी टाइम जब स्टार्ट किया था, तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंकरेजमेंट था उसमें कि लोगों के साथ गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन था, जितना नए सब्सक्राइबर्स जब सब्सक्राइब कर रहे थे स्कीम में, वो लार्जली सेल्फ एम्प्लॉयड, अनऑर्गेनाइज तो बोल नहीं सकते, बट डेफिनेटली सेल्फ एम्प्लॉयड काफी जो टैक्स रडार में नहीं आते, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी था कि वो अपना रिटायरमेंट प्लान कर सके। वैसे अगर फिर से कुछ स्कीम लाया जाए, और सेकंड ऑप्शन तो डेफिनेटली ये है ही कि इसका प्रचार ज्यादा करें तो इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता चलेगा। एक एग्जांपल अच्छा जो तक को देखने में मिला है वो म्यूचुअल फंड सही है के कैंपेन जो चलता है म्यूचुअल फंड का, उससे काफी फायदा जैसे हुआ है। रिटायरमेंट पे भी अगर कोई ऐसे मूवमेंट लाया जाए, अभियान चलाया जाए, तो जरूर इसमें सब्सक्राइबर्स और आएंगे। राइट, आपने जो बात कही और उस पर तो इनफैक्ट
काम भी हो ही रहा है कि गारंटीड रिटर्न देने की बात हम बार बार सुनते हैं कि एनपीएस में भी गारंटीड रिटर्न के प्रावधान पर काम किया जा रहा। हो सकता है हम कुछ समय में सुने कि इसमें आपको गारंटीड रिटर्न भी जो है मिलने लगा। एक रिटर्न तो आपको मिलेगा जो आप निवेश करेंगे वो जिस तरह से बढ़ेगा, और इसके साथ सरकार भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन ये अभी अनाउंसमेंट नहीं है। अब नारायण, मैं आपके पास पूछना चाहूँगी कि एनपीएस जैसा जो निवेश है ये आप किसके लिए सही मानते हैं? इसमें किसे निवेश करना चाहिए? इसमें निवेश की शुरुआत कब करनी चाहिए? मैं इसको थोड़ा स्लाइटली डिफरेंटली आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और उसके हिसाब से मेरा मानना ये है, जिसको भी जो भी इंडिविजुअल किसी की भी आमदनी कोई भी किसी तरह सैलरीड हो या इनकम जनरेटर हो, उसको एनपीएस डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। इसका कारण यही है कि हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम एज सच कुछ है नहीं। तो अगर आपको अपने लास्ट ईयर्स में रिटायरमेंट में खुद का अपना फंड करना हो, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप कोई और वे से पैसा उसके लिए बचा सकें। एनपीएस एक डेडिकेटेड रिटायरमेंट के लिए ही स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट है। तो लोग इसमें ऐसा नहीं है कि आप जैसे इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड या कोई और इंस्ट्रूमेंट जैसे होते हैं जिसमें लोग पैसा डालते हैं, बट सडनली उसमें बढ़ोतरी होती है और उसको निकाल के कभी कोई छुट्टी मनाने चले जाता है, कोई टीवी ले लेता है, कोई उसका कंजम्पशन किसी और एस्पेक्ट पे होता है। एनपीएस उस मामले में काफी रिस्ट्रिक्टेड है कि आप इसमें से एग्जिट आसानी से कर नहीं सकते, और आपके लिए इसलिए पैसा बंधा रहता है, और एक यूटिलिटी के लिए है कि आप जब रिटायर हो तभी इसको यूज कर पाए। तो कोई भी जो अपना फ्यूचर देखता है कि मेरे को अपने रिटायरमेंट पे सेल्फ डिग्निटी या अपने आप अपना रिटायरमेंट जीना चाहे, और डिपेंडेंसी कोई है नहीं, क्योंकि हमारे वैसे भी फैमिली सिस्टम्स बदल रहे हैं और बदलते जा रहे हैं कि आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे आपको देखें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें या ना करें। तो उस मामले में अगर आप देखें तो एनपीएस इज वेरी गुड एन इंस्ट्रूमेंट कि किसको भी अपने लिए रिटायरमेंट के लिए सेव करना है तो एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान है ये। आपका जो बेनिफिट है वो तय है कि आपको कब मिलेगा, और इसीलिए क्योंकि इसमें आप पैसा कहीं भी निकाल नहीं सकते, ये सीधा आपके रिटायरमेंट फंड की तरफ डेडिकेटेड है। इसलिए नारायण कह रहे हैं कि जो भी नौकरी करते हैं और उनको बाद में पेंशन नहीं मिलने वाला, इनफैक्ट जो लोग नौकरी नहीं करते हैं वो भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आप भी एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। नारायण, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, एक सेकंड मैं करेक्ट करूंगा कि ये डिफाइंड बेनिफिट नहीं है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। इसका जो रिटर्न आता है वो आपको गारंटीड नहीं है कि आपको क्या मिलेगा। तो अनलाइक पहले जब पेंशन एक डिफाइंड होता था कि आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी पे बेस्ड आपको पेंशन मिलता था, इस पे आपका कंट्रीब्यूशन कैसे परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे आपको पेंशन मिलेगा। राइट, सॉरी, मैं करेक्ट करती हूँ, बेनिफिट नहीं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। अब आपने कहा कि इसमें आपका फंड कैसे परफॉर्म करता है, और ये फंड कैसा परफॉर्म करता है ये डिपेंड करेगा आप कौन से फंड मैनेजर लेते हैं। 7 फंड मैनेजर हैं, 3 और जो है उनको अप्रूवल मिल चुका है, वो भी अब इसमें जुड़ जाएंगे। तो पेंशन फंड मैनेजर को कैसे चुने? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इक्विटी को उतना नहीं समझता है और उसे अगर एनपीएस में निवेश करना है, तो उसे क्या देखना चाहिए इसमें? देखिए, एनपीएस का ना स्ट्रक्चर जो है वो काफी रिजिड डिफाइंड है एनपीएस द्वारा। तो इसमें 3-4 एसेट क्लासेस हैं बोलने के लिए कि लोग इक्विटी में डाल सकते हैं, कॉर्पोरेट डेट में डाल सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल सकते हैं, और अल्टरनेट एसेट्स जो थोड़े रिस्की ज्यादा होते हैं उसमें डाल सकते हैं। अल्टरनेट एसेट्स में अभी तक खास कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है। इक्विटी, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके अगर आप बेंचमार्क के हिसाब से देखें, इक्विटी का अगर आप निफ्टी का कंपेयर करें, कॉर्पोरेट डेट को अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट रिलेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट को देखें, और गिल्ट फंड अगर देखें अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए, तो एनपीएस के सारे ही फंड मैनेजर्स अगर 5-7 और कईयों का 10 साल और उससे ज्यादा का जो एक्सपीरियंस दिखता है, मोर और लेस इन सब फेजेस में बेंचमार्क के आसपास या बेंचमार्क से बेटर परफॉर्मेंस है इनका। तो
मेरे से पूछेंगे तो ये 7 फंड मैनेजर्स जो अभी एग्जिस्टेंट हैं और 3 जो नए आने वाले हैं। जो एग्जिस्टेंट हैं उनका तो परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे खास इतना भी डिफरेंस नहीं है कि आप एक्स को प्रेफर करें या वाई को प्रेफर करें। तो ये 7 आपके पास नाम है, कईयों को कई नाम पसंद नहीं है तो आपके पास उसमें विकल्प है कि आप एक को नहीं दूसरे को चुने। बट ये भी सोच के देखिए कोई 18-20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में भी एनपीएस सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करता है और 60 अगर कंजर्वेटिवली लें, 70 भी ना लें, 60 तक अगर इसमें अपना निवेश करता रहता है तो 35 साल काफी लंबा टाइम होता है एक को रेगुलरली एक डिफाइंड रिटायरमेंट ऑप्शन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करना। तो इसमें इतने लंबे समय तक अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस तो वेरी करेगा ही फंड मैनेजर्स का, उसका कोई डाउट नहीं है। बट बड़ा रेगुलरली फंड मैनेजर्स का परफॉर्मेंस देखना इसमें काफी मतलब जायज नहीं है मेरे हिसाब से। आप 3-4 साल 5 साल में एक बार ही देखिएगा। थोड़ा अगर आपको डिफरेंस लगता है कि किसी और फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस बेटर है, आप शिफ्ट करिए। वरना इसमें क्योंकि मतलब किस इक्विटी में भी आप किस टाइप ऑफ इक्विटी में पैसा डालते हैं वो डिफाइंड है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स उसमें भी डिफाइंड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वैसे ही डिफाइंड है। तो जो रूम ऑफ प्ले है जिसमें बोल सकते हैं कि फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज या उनका सिलेक्शन जो है वो थोड़ा परफॉर्म करने में दिखाए आपको रिजल्ट्स, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है किसी के लिए, सब लोगों के लिए सेम रूल्स है। तो मतलब पेंशन फंड मैनेजर आप कोई भी चुने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा फर्क है नहीं इसमें। तो ये एक्टिव और ऑटो चॉइस जो है, क्या इसको चुनते वक्त ध्यान दें? अगर आप ज्यादा नहीं समझते तो ऑटो चॉइस ऑप्ट करें। इन दोनों के बीच में अंतर समझाइए और क्या इसमें आप क्या सिलेक्ट करने के लिए कहते हैं? देखिए मेरा मानना इसमें यही है क्योंकि ये बड़ा लंबे समय तक का निवेश है। जितना ज्यादा आप इक्विटी एलोकेट करें इस चीज में, क्योंकि इक्विटी रिटर्न्स जो हैं वो काफी इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में तो इसमें पैसा बनता ही है। गारंटीड नहीं है पर ओवर द इयर्स अगर आप देखें तो जैसे परफॉर्मेंस है इसमें काफी पैसा बनता ही है। तो इक्विटी एलोकेशन 75% से ज्यादा आप कर नहीं सकते हैं अगर आप ऑटो चॉइस भी लें या डिफॉल्ट जो चॉइस है उसमें भी रहें। तो ऑटो चॉइस एज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अगर बोला जाए तो वो ऑटोमेटिकली आपको 3 डिफरेंट रिस्क ग्रेड में सेपरेट कर देता है, अग्रेसिव, मॉडरेट और लो रिस्क। और उसके हिसाब से आपका इक्विटी, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट डेट के एलोकेशन होते हैं और इसमें 50% से ज्यादा एलोकेशन इक्विटी के लिए है नहीं। ये एज रिलेटेड एक मैट्रिक्स है, बड़े आराम से कोई देख सकता है और उसमें उसके हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। जो आपका ऑटो एक्टिव चॉइस है उसमें आपका ऑप्शन ये है कि आप खुद इक्विटी एलोकेशन, डेट एलोकेशन वेरी कर सकते हैं, पर उसमें भी 75% से ज्यादा इक्विटी एलोकेशन अभी तक अलाउड नहीं है। होपफुली आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा शायद 100% इक्विटी एलोकेशन भी अलाउड हो। तो जब होता है तो इसमें फायदा यही है कि अगर आपके पास 15-20 साल भी अगर आप इसमें अच्छा इक्विटी एलोकेशन कर लेते हैं तो वो आपके 15-20 साल का जो अक्यूमुलेशन है वो आपको शायद लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट दे कि तो आपका आप रिटायरमेंट सजेस्ट करते कॉर्पस हैं बन कि जाए। एक्टिव चुनिए ताकि आप एसेट एलोकेशन को देखते रहिए, या ऑटो मोड में चुनिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए जो बिल्कुल नौसिखिया है उसके लिए तो प्रेफरेबल यही है कि पहले आप एक्टिव चॉइस में चले जाइए और हाईएस्ट इक्विटी एलोकेशन कर दीजिए। ओके। और क्योंकि अगर आप 20-22 या 25 साल की उम्र में भी अगर आप ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, आपको एक 10 साल अगर आप अपना एनपीएस का ही परफॉर्मेंस देखें इक्विटी रिलेटेड, आपको काफी कुछ लर्निंग्स इससे मिल जाएंगे जिससे आप अपना बाकी निवेश जो है वो इक्विटीज में जैसा करना चाहें या डेट में भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो एक किस्म से आप ये मान लीजिए कि इक्विटी एलोकेशन आपका जो एनपीएस के अंडर आएगा वो मोर और लेस ब्रॉड मार्केट जैसे निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, इससे रिलेटेड आपके रिटर्न्स जब आते हैं आप काफी कुछ इससे सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपका पैसा कैसे निवेश करके कैसे परफॉर्म कर रहा है। वो लर्निंग आपको अपने बाकी पैसे जो हैं जो आप निवेश करना चाहते हैं वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है।
अब ये बताइए कि एसेट एलोकेशन को बदलने के लिए सब्सक्राइबर के पास अभी 2 बार ये जो है बदला जा सकता है एक साल में। बात चल रही है कि इसे 4 भी करने के ऊपर विचार चल रहा है कि इसे 4 बार कर दिया जाए। आपके मुताबिक इन्वेस्टर को एसेट एलोकेशन कितनी बार बदलना चाहिए उसे, क्योंकि उसे 2 बार का विकल्प मिल रहा है, तो क्या 2 बार बदले, कब बदले, या फिर एसेट एलोकेशन जैसा है उसको कितने समय तक वॉच करे वो? ये ना थोड़ा जो बैलेंस डाइट की बात होती है और उसमें चीट डेज की बात होती है, वैसे हो जाता है कि आप किसी दिन चीट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ऑप्शन है आपके पास। तो मेरे हिसाब से आप अगर एक तो एसेट एलोकेशन आप खुद नहीं करते हैं, आपको कोई गाइड कर ही देता है, और काफी ऑनलाइन टूल्स हैं जिससे आप अपना एक फेवरेबल या सूटेबल एसेट एलोकेशन चूज कर सकते हैं। और आपने जब चूज कर लिया तो ये ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में या 2-4 महीने में बदल जाता है। ये आपके लिए एक स्टडी फेज के लिए रहता है, 4-5 साल वही मेंटेन रहता है, एटलीस्ट 2-3 साल के लिए तो आपके लिए सेम रहेगा ही। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एनपीएस के जो एसेट क्लासेस के रिटर्न्स हैं वो इतने वॉलेटाइल नहीं रहे हैं जितना बाकी चीजों में आप कभी-कभी वॉलेटिलिटी देख लेते हैं। तो ऑप्शन है करके इसका यूज करना, मतलब वो यही है कि मेरे पास ऑप्शन था इसलिए मैंने यूज कर लिया। अदरवाइज इसका आप मतलब 2-4 साल में, 5 साल में एक बार ही आप अपना सिचुएशन देखिए कि आपको क्या लगता है। आइडियली मेरे से पूछेंगे तो कहूंगा कि आपके जब आखिरी 10 साल हो एनपीएस में, उस टाइम पे जाके आप अपना एसेट एलोकेशन थोड़ा वेरी करिए। तब तक जितना हाई आप इक्विटी एलोकेशन कर सकते हैं इसमें कर दीजिए। ठीक है, एसेट एलोकेशन तो आप कह रहे हैं जब आप निवेश के आखिरी के 10 साल तब कीजिए। और पेंशन फंड मैनेजर को भी बदलने के साल में एक बार अनुमति मिलती है, क्या पेंशन फंड मैनेजर को भी वॉच करना चाहिए और हमें उसके रिटर्न के इवैल्यूएट करके एनपीएस में वो बदलाव करना चाहिए क्या? देखिए, ये थोड़ा अपने लिए जजमेंटल हो जाता है कि आप चेंज करना चाहें या ना करना चाहें। जैसे मैंने आपको बताया, रिटर्न पॉइंट मतलब डेसिमल प्लेसेस में अगर वेरिएशन होता है तो खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 3-5 साल या 5 साल से ऊपर का देखें तो उससे ज्यादा वेरिएशन है नहीं। सातों फंड मैनेजर्स में अगर आप देखें तो ये वही हो गया लॉटरी सिस्टम की, आपको रैंक करना है कि साथ में 1 to 7 का जो पोजीशन है, तो एकदम मामूली सा कुछ अगर आप रिटर्न में ऊपर नीचे भी देख रहे हैं तो वो ग्राउंड नहीं हो सकता है कि आप इसे बदलें, राइट? तो आप पेंशन फंड मैनेजर को चुनते वक्त ये एक टिप बताइए कि कोई क्या देखे, उसका कितने समय का रिटर्न देख करके चुने कि मैं ये ABCDE के साथ जाना चाहूंगा या जाना चाहूंगी? देखिए, एक तो बेसिक यही हो गया जिसका सबसे ओल्ड इनिशियल जो 3 फंड मैनेजर्स थे उनका हिस्ट्री ज्यादा लंबा है, तो पास्ट परफॉर्मेंस के अगर आप हिसाब से देखेंगे तो नेचुरली थोड़ा फेवर उनको करेगा ही। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको पेंशन फंड मैनेजर जब आप चूज कर रहे हैं तो आप ऐसा देखिए जो थोड़ा कंसिस्टेंट हो। ऐसा नहीं है कि 1 साल में बहुत अच्छा है, 3 साल में अच्छा नहीं है, 5 साल में बहुत अच्छा है, लेकिन बट जैसे बोलते हैं कि इसमें एवरेज आपका जब देख ही रहे हैं कि 10-15 साल 10 साल का एटलीस्ट जो डेटा अवेलेबल है आज की डेट में, मोर और लेस परफॉर्मेंस इवन ही है। इसलिए मैं बार बार यही बोलने की कोशिश करूंगा, आप पहले इसमें अपने आप को इन्वेस्ट करिए, थोड़ा एक्टिव इन्वॉल्व रहिए एनपीएस में। ये ऐसा नहीं है जैसे ईपीएफओ पीएफ का जैसे पैसा होता है कि डाल दिया और वो सालाना आपको एक रिटर्न बता देते हैं इतना आपका अर्निंग आएगा, और आपने अपना मेंटल मैथ्स में कहीं सोच लिया कि इतने मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। ये एक अच्छा, इनका ऐप बहुत अच्छा है एनपीएस का, अगर आप देखें तो उसमें आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल ही सकता है कि आपका फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है। राइट। और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने में कोई गलती नहीं है कि आप एक फंड मैनेजर से दूसरे फंड मैनेजर में शिफ्ट करके देख लें कि ये प्रोसेस ही कैसे होता है। मतलब तो इन सब सवालों से परेशान नहीं होकर पहला कदम उठा के निवेश करना शुरू कीजिए और फिर आप समझेंगे उसमें कि कैसे बात आगे बढ़ रही है। पेंशन फंड मैनेजर, एक टिप जो मैंने नारायण की बातचीत से ली है वो ये कि पुराना फंड मैनेजर होगा, उसका आपका एक आप उसकी साख देख पाएंगे वो कितने समय से, तो वो थोड़ा सा आपके लिए बेहतर होगा अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो।